अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि लास्ट चैप्टर हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट। देखें, हीट के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं और टेम्परेचर के बारे में इनका रिलेशन भी पढ़ा हमने। यहाँ देखें, ये थोड़ी सी एक डायग्राम इसे समझिए। देखें, एक जगह पर सोर्स ऑफ हीट जो है वो मौजूद है, उसकी वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही है। अब आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि जब दो बॉडीज़ डिफरेंट टेम्परेचर पे होती हैं, थर्मल कांटेक्ट में आती हैं, तो हीट फ्लो करती है उनके दरमियान, और वो हीट फ्लो तब तक रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है डिफरेंट रहता है और बीच में थर्मल कांटेक्ट बना रहेगा, तो हीट फ्लो होती रहेगी। तो ये टोटली नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्रोसेस है हीट का ट्रांसफ़र होना। तीन तरीक़ों से हीट जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो तीन तरीके हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के, या कह लें नेचुरली मौजूद हैं। एक है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तो ये आज हम पहला शुरू करेंगे, कंडक्शन क्या होता है। देखें, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जो किचन में बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल्स वगैरह होते हैं वो प्लास्टिक के या लकड़ी के लगाए जाते हैं, वो ज़्यादा गर्म नहीं होते। जबकि जो बाकी जो पार्ट होता है उसका बर्तन का, वो मेटेलिक होता है, वो ज़्यादा गर्म होता है, उसके अंदर कुकिंग जो है पॉसिबल हो पाती है। तो वो मेटल्स हैं। तो जो बाहर जो पकड़ने वाली यानी स्पून का जो मेटल जो सॉरी हैंडल है उसका, किसी भी फ्राई पैन का या कोई इस तरह के बर्तन का, तो वो लकड़ी का होगा या प्लास्टिक का होगा, वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो वो नॉन कंडक्टर है। नॉन मेटल से मतलब ये है कि उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जबकि कंडक्टर जो होंगे उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी एक एटम के साथ एसोसिएट ना रहे, विद इन कंडक्टर वो मूव कर सकता हो, जैसे यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। यहाँ देखें, एक ये रॉड दिखाई हुई है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स जो रेड बॉल्स की शक्ल में दिखाए हुए हैं, और बाकी जो स्मॉल डॉट्स हैं जो कैरो के साइन के साथ हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो विद इन क्रिस्टल कह लो, विद इन रॉड जो मूव कर सकते हैं। अगर आप एक साइड से हीट अप करना शुरू करेंगे इस रॉड को, डेफिनेटली एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से, एटम वाइब्रेट करते हैं सॉलिड के अंदर, आपने 7 चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा। तो इन वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है बाय वाइब्रेटिंग ऑफ द एटम्स, ये बहुत स्लो है। लेकिन अगर हम बात करें एटम्स की, ये जो न्यूक्लियर फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की, वो बहुत रैपिडली मूव करते हैं, वो जल्दी मूव करते हैं, क्विकली मूव करते हैं। जब आप हीटअप करेंगे तो वो भी हीट को ट्रांसफ़र करेंगे बाय मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन द रॉड फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। तो उनकी मूवमेंट बहुत जल्दी होगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट, जिस वजह से हीट बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होगी। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर एटम्स की वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, इससे हीट जो ट्रांसफ़र होती है, इसे हम कंडक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखें, डेफिनेशन में भी ये लिखा गया, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ द हीट। फिर वही बात आ रही है, जो कंडक्टर्स हैं ये मेटेलिक होते हैं, मुझे जो मेटल्स हैं वो सारे कंडक्टर्स होते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ये वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, यानी कि जैसे वुड है, प्लास्टिक है, ये वाली चीज़ें जो है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, तो वो कंडक्शन का प्रोसेस वो फॉलो नहीं करते। इसलिए उनको इस तरह की जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर यानी कि हीट जो है ना उसका ट्रांसफ़र रोकना हो। तो यहाँ पर देखें, क्वेश्चन भी है, हाउ डज देन फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट इन मेटल सो रैपिडली देन नॉन मेटल। कह रहे हीट हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ कैसे जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है मेटल के अंदर एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल। देखिए, मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, पहली बात ये की गई, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ भी दिखाया हुआ है। तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव वेरी हाई वेलोसिटीज विद इन द मेटल ऑब्जेक्ट्स, they carry energy at very fast rate from hot to cold part of the object as they move. Thus, heat reaches the cold part of the metal object from its hot part much more quickly than non-metal. अब नॉन मेटल में क्या है? ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। द सब्सटेंसेस थ्रू विच द हीट डज नॉट कंडक्ट इजीली आर कॉल्ड नो बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। और वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर से हीट फ्लो नहीं कर सकती या वो कंडक्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर कहते हैं, और वो नॉन मेटल होते हैं, जैसा कि वुड है, कॉर्क है, कॉटन है, वूल है, ग्लास है, बड है, ये सारी चीज़ें ये बैड कंडक्टर कहलाती हैं। इनमें से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे ये जल्दी। ये साइड बॉक्स देखें, एक वाई स्टेरियोफॉर्म बॉक्स आर यूज टू कीप द फूड हॉट और आइसक्रीम कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने देखा होगा स्टेरियोफॉर्म यानी कि आइसक्रीम वाला जो बॉक्स होता है, वो कह रहे हैं स्टेरियोफॉर्म जो होता है, ये पुराना जो कूलर अगर आपने देखा हो टूटा हुआ, उसके अंदर से भी निकलता है। जो फ्रिज होता है पुराना अगर टूटा हो, उसमें अंदर से भी, उसकी वॉल्स के अंदर से भी निकलता है। ये स्टेरियोफॉर्म होता है। ये स्टेरियोफॉर्म जो है ये इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, ये हीट का फ्लो रोकता है। देखें, पानी आप कूलर में डालते ठंडा तो वो काफ़ी देर तक ठंडा रहता है, क्योंकि फ्लो ऑफ हीट जो है ये रोक देता है, ये इंसुलेटर है।
तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इस वजह से ये हीट को अलाउ नहीं करता बॉक्स के अंदर और अंदर से बाहर जाने के लिए। तो इसलिए चीज़ जो ठंडी वो ठंडी रहती है, जो गर्म है वो गर्म रहती है। उसके बाद देखें थर्मल कंडक्टिविटी है। इसमें ये सीखेंगे कि जो हीट फ्लो है वो किन किन बातों पर डिपेंडेंट है। देखें सबसे पहले यही बताया गया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा। अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लो इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम मैथमेटिकली लिखेंगे Q बाई टी। Q जो है ना हीट के लिए, T आपको पता है टाइम के लिए। तो पर यूनिट टाइम पे जो हीट फ्लो करेगी उसे हम नाम देंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का। देखें जैसा कि यहाँ पर एक बॉक्स दिखाया हुआ है जो कि मेटल का हो सकता है, कह लें उसकी लेंथ L है, उसका एरिया A है, उसका वॉल्यूम जो है V होगा, एक एंड लो टेम्परेचर पे एक एंड हाई टेम्परेचर पे। तो डेफिनेटली जो हीट है वो फ्लो करेगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो इसको अब हम देखेंगे कि जो फ्लो ऑफ हीट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, वो किन किन बातों पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा डेफिनेटली ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कर सकेंगे, मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन भी रैपिडली एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। क्योंकि जब एरिया ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो उनकी वाइब्रेशन भी ज़्यादा आएगी और फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद भी ज़्यादा होगी, जिस वजह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो हीट है वो बढ़ जाएगा क्रॉस सेक्शन के साथ। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q बाई टी प्रोपोर्शनल टू A। उसके बाद लेंथ ऑफ द सॉलिड, जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन लेंथ ज़्यादा होगी डेफिनेटली दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए जो हीट है उसको ज़्यादा ट्रैवल करना होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली जो कोल्डर पार्ट है अगर वो दूर है हॉट पार्ट से, डेफिनेटली हीट फ्लो जो है ना वो कम हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q बाई टी जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/L। 1/L मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगा। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स T1 माइनस T2 जिसे कहेंगे। तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हॉट और कोल्ड पार्ट के फेसिस के दरमियान, उतना ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी होगा। तो Q बाई टी प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। इन तीनों फैक्टर को कंबाइन करो, पहला एरिया वाला, फिर लेंथ वाला और ये टेम्परेचर डिफरेंस वाला। तो फिर Q बाई टी प्रोपोर्शनल टू A आ गया ऊपर, और T1 माइनस T2 ये भी प्रोपोर्शनल है, और लेंथ इन्वर्सली नीचे आ गई। प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें, कांस्टेंट आ गया और इक्वलिटी का साइन आ गया, कांस्टेंट K आया। K जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसको हम नाम देते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड का। अगर उसको डिफाइन करना हो तो L जो है वो इधर आकर Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये K A और T1 माइनस T2 ये इधर डिवाइड हो जाएंगे, तो K की वैल्यू आ गई। थर्मल कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेस ऑफ द मीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस मेंटेन एट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। अब इसको सिंपली क्या कहेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होगी दो ऑपोजिट फेस के दरमियान 1 मीटर क्यूब सब्सटेंस की, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो और उसके दोनों सिरों के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस हो 1 केल्विन हो, देन जो उन दोनों सिरों के दरमियान, दोनों फेसिस के दरमियान जो हीट फ्लो करेगी उसे हम नाम देंगे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे ये साइड बॉक्स में देखें लिखा हुआ है ड्राई एयर जो है 0.026, इस तरह एलुमिनियम, बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। रबड़ का 0.2 लिखा हुआ है। तो ये एयर का जो है ना MCQs भी आया हुआ है, इसलिए हाईलाइट किया हुआ है। रबड़ का भी आया हुआ है, और यूनिट ऊपर लिखा हुआ है वाट पर मीटर पर केल्विन, तो ये भी याद रखना है साथ में। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। वैसे जो थर्मल कंडक्टिविटी है इसमें आपने सबसे पहले जो है ना वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद उसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर कोई भी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो फिर ये एट द एंड आपने K को डिफाइन करना है जो कि थर्मल कंडक्टिविटी है। ये डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, मेरे पास पानी नहीं था तो जिस वजह से ये सारा बीच में आता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ख्याल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।